नमस्कार, यूट्यूब के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक पांडे और आज इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें और एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जैसे काफ़ी सारे हमारे युवा हैं जो कि एसएससी के लिए ट्राई करते हैं। एसएससी में चाहे सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, चाहे वो युवा जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके पास भी रीज़निंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मैंने अब तक देखा हुआ है कि लगभग काफ़ी सारे एग्ज़ाम में रीज़निंग के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उनका सिलेबस में ये हिस्सा होता है। तो आखिर ये जो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम है, जैसे कि और उसके अलावा आईबीपीएस के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे की जो भर्तियाँ निकलती हैं, लोको पायलट की, यूपीपी की जो भर्तियाँ हैं, इन सब एग्ज़ामों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ टॉपिक कॉमन है जिनसे कि क्वेश्चंस आया करते हैं। तो वो टॉपिक क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं हम। बेसिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आया करते हैं, चाहे टियर 1 की बात हो, टियर 2 की बात हो। और कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें जनरल साइंस और जीके, इनसे भी क्वेश्चन आया करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रीजनिंग के बारे में जानेंगे। इसका डेली एक-एक चैप्टर अच्छे से समझेंगे। पहले थियरी को समझेंगे, थियरी को समझने के बाद उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे और लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कितना भी ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो, लेकिन जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही आपकी स्पीड आएगी और आप एग्ज़ाम उतने ही आसानी से क्रैक करोगे, क्योंकि आप कम समय में चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, सही से सॉल्व कर पाओगे। तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हम एक-एक टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा, रीजनिंग के ऊपर जितने भी चैप्टर हैं हम उनको कवर करेंगे, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, फिर जनरल साइंस और जीके, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर मैं कुछ स्किप नहीं करने वाला हूँ। वीडियो हो सकती है थोड़ी-सी लंबी भी हो जाए, हो सकती है वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहे, लेकिन हमारा पर्पज़ क्या है? हमारा पर्पज़ ये है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करें ये देखना। अगर आप एग्ज़ाम में सफल होते हैं तो मैं इसे अपनी सफलता के रूप में भी देखूँगा और मैं मानूँगा कि मेरा पर्पज़ सफल रहा। ठीक है जी। तो अब देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मेनली जो टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं कवर करने वाला हूँ, जैसे आईबीपीएस के एग्ज़ाम में भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर में अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक टेस्ट के बारे में जानेंगे, दूसरे चैप्टर में कोडिंग, डिकोडिंग, तीसरे चैप्टर में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, चौथे चैप्टर में ब्लड रिलेशन, पाँचवें में रैंकिंग सीक्वेंस, छठे में सीटिंग अरेंजमेंट, सातवें में इनइक्वालिटी, आठवें में पजल एंड एनालिटिकल, नौवें में सिलोजिज्म और 10वें में इनपुट आउटपुट, 11वें में डाटा सफिशिएंसी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि इस चैप्टर में नहीं है, मैं उनके ऊपर अलग से, जैसे ही इतने चैप्टर्स की वीडियो बन जाएंगे उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं जो एग्जाम्पल लेकर चलूँगा ना, तो बहुत ज़्यादा इजी रहने वाले हैं, मतलब बहुत छोटे एग्ज़ाम के लिए भी काम नहीं करेंगे, और ना ही बहुत बहुत ही टफ एग्जाम्पल्स होंगे कि कोई अगर मान लीजिए छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसको एग्ज़ाम्पल समझ में ही ना आए। मतलब मैं मॉडरेट क्वेश्चंस का एग्ज़ाम्पल लेकर चलूँगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछना। मेरा वादा है कि मैं जुड़ूँगा उससे, उसका रिप्लाई करूँगा और हो सकेगा तो हम फेस टू फेस नंबर के थ्रू बात भी कर सकेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये एक पहल है कि किस तरीके से हम फ्री में अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन ले सकें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, ठीक है। विशेषकर वो बच्चे जो कि गरीब हैं, इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते, ठीक है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक टेस्ट, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में बांट के देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे आधे वीडियो,
और नेक्स्ट पार्ट 2 में भी आधे वीडियो को इसके देखेंगे। तो अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक टेस्ट में आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं? देखिए, ये जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ाबेटिकल वर्ड से मिलकर बना हुआ है और ये जो न्यूमेरिक है ये न्यूमेरिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स विद देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज, इसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे उससे पहले हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स होते क्या है। ये आप सब भी जानते हैं कि ये जो A B C D E F G H इस तरीके से Z तक है, ये टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब ये अल्फ़ाबेट्स दो तरीके के लेटर से मिलकर बना है, एक है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। फिर बात आई वॉवेल कितने हैं उसमें और कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो वॉवेल है हमारे 5 और कॉन्सोनेंट है 21। आई थिंक ये आप सबको आता ही है। अब वॉवेल कौन कौन से हैं? तो वॉवेल हैं A E I O U और कॉन्सोनेंट क्या है? उसके अलावा जितनी भी चीज़ें बच रही हैं, मतलब A से लेकर Z के बीच में A E I O U को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और आगे जानते हैं नंबर। नंबर क्या है? नंबर 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी हैं ये सारे नंबर हैं और इनमें अगर एक एक पार्ट को जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उनको पकड़ें तो उनको हम डिजिट कहते हैं। जैसे 582। अब इसमें क्या है? ये तो एक पूरा नंबर है लेकिन 5 क्या है? डिजिट है। 8 क्या है? डिजिट है। 2 क्या है? डिजिट है, ठीक है। अब अगर किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में बोला जाए तो उसका क्या मतलब है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 देखिए ये क्रम बढ़ता हुआ है। और वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात की जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है घटता हुआ क्रम। जैसे देखो पहले बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, जैसे 7 6 5 4 इस तरीके से ये घटता हुआ क्रम है। तो अगर बढ़ता हुआ क्रम है तो असेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम है तो डिसेंडिंग ऑर्डर से करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा और आएगा, किस तरीके का आएगा? जिसमें एक वर्ड यूज होगा प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय। इस क्वेश्चन में आई थिंक 80 to 90% बच्चे गलत जवाब दे पाते हैं। क्यों? कारण है कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन को दूर करना है हमें। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप भी जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे शायद है कि वही गलतियाँ दोहराओगे। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ तो आप वो गलतियाँ नहीं करोगे, ठीक है। तो जैसे प्रेसिडेड का मीन्स होता है कम्स बिफोर। प्रेसिडेड का मतलब जो पहले की वैल्यू होगी वो प्रेसिडेड हो गया। जैसे 5 का प्रेसिडेड क्या है? 4 है, मतलब 5 से पहले क्या आता है? 4। लेकिन फॉलोड बाय क्या होता है? कम्स आफ्टर। जो बाद में आता है उसको फॉलोड करते हैं। जैसे 5 के बाद 6 आती है, अगर ये 6 क्या होगा? ये फॉलोड बाय हो गया। और 4 क्या हो गया? ये प्रेसिडेड बाय हो गया, ठीक है। तो लुक टू द लेफ्ट, अगर प्रेसिडेड बाय है तो देखो लेफ्ट की तरफ हमने देखा, ठीक है। और अगर फॉलोड बाय है तो हम राइट की तरफ देखेंगे। जैसे मैंने फिर से एग्जांपल में आपको समझाऊँ, ये 6 था ना, देखो हमने राइट की साइड देखा। तो अगर राइट की साइड की तरफ देखेंगे तो ये फॉलोड बाय होगा और लेफ्ट की साइड अगर हम देखेंगे तो ये प्रेसिडेड बाय होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, कुछ नंबर दिया रहेगा, सिंबल दिया रहेगा और लेटर दिया है, ठीक है। उसमें बोलेगा कि कोई भी सिंबल प्रेसिडेड बाय एक नंबर है। तो प्रेसिडेड बाय नंबर मतलब वो सिंबल से पहले नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट की तरफ हमने देखा। और अगर लिख दिया कि कोई भी सिंबल है और लेटर उसके फॉलोड बाय है, तो लेटर अगर फॉलोड बाय सिंबल है तो लेटर क्या हुआ? राइट तरफ लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो हमें दाहिनी तरफ देखना है उसके लिए। तो ये बातें भी हम समझ चुके हैं। अब हम कुछ रिस्पेक्टिव पोजीशन की बात करेंगे। देखिए ये
कहने को तो हम सब जानते हैं कि बहुत ही आसान है, ABCD में नंबर दे दो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ही चीज़ों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है ना तो वहाँ पे बहुत ही कम टाइम रहता है, और कम टाइम के लिए यही छोटी छोटी चीज़ें जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज हमें लगेगा तो कि ये तो बड़ी आसानी से कर लूँगा, लेकिन वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने देखो ABCD के जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इनको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि ABCD M तक यहाँ लिखा, और फिर N से लेकर Z तक इस क्रम में लिख दिया। क्यों लिखा, मैंने कुछ जानबूझ के लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता तो नॉर्मली भी लिख सकता था। अब A से लेकर Z तक मैं सबको नंबरिंग दे दिया, जैसे A को 1, B को 2, C को 3, इसी तरीके से M को 13 तक। फिर हमने N को 14, O को 15 और इसी तरीके से Z को 26 नंबर दे दिया। ठीक है, अब जब हमने इसको नंबर दिया तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखनी है। एक बात तो ये देखो कि इसके ऊपर 1 है, इसका नंबर, इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है 26। अगर इनको जोड़ोगे 27 आएगा, 1 और 26 27। इसी तरीके से किसी का भी ले लो, जैसे इसका पोजीशन क्या है 4 है D का, और W का है 23, तो 23 और 4 27। इधर ले लेते हैं I और R का 9 और 18, इसकी भी एडिशन पोजीशन वैल्यू क्या आएगी 27। तो हमें एक तो ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि अगर अपोजिट वैल्यू देखी जाए तो उनका एडिशन क्या हो रहा है, अपोजिट लेटर का, वो हमेशा आता है 27। ठीक है, यहाँ पर वो मैंने चीज़ें समझाई हुई हैं। ठीक, अच्छा, अब बात आई कि ये जो पोजीशंस हमने दे रखी हैं, इनका किस तरीके से यूज़ करना है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर के ऊपर। अभी तक 1 मिनट के लिए माफ़ी चाहता हूँ, एक बात और मैं बताना चाहता था। ये जो अल्फ़ाबेट्स ABCD इस तरीके से लिखे हुए हैं ना, पूरे के पूरे Z तक, इस पूरी सीरीज को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इस बात को आप जानते रहिएगा, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज टर्म यूज होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अभी तक हमने किसके बारे में जाना, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट के बारे में जाना। मैं फिर से रिवाइज कर दूं, अभी हम नंबर के बारे में नहीं पढ़े हैं, जबकि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर में क्या है, अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक टेस्ट, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक दोनों के बारे में जानेंगे। अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया है अल्फ़ाबेट के बारे में बताया, अभी न्यूमेरिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अल्फ़ाबेट में जैसे मैंने आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में बताया, 26 होती है। नंबर में बस इतना बताया कि असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होते हैं, प्रेसिडेड बाई और फॉलोड बाई के बारे में आपको बताया, ये दोनों के लिए काम करेगा। और अल्फ़ाबेट के पोजीशंस के बारे में आपको मैंने बताया। अब थोड़ी बात नंबर की भी करते हैं। तो नंबर में किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें क्या होगा कि नंबरों का अदला बदली किया जाएगा, कुछ की पोजीशन बदली जाएगी, कुछ की नंबर को ही बदल दिया जाएगा। वो मतलब आपको बताया गया रहेगा, कंडीशन दिया रहेगा। तो जैसे किस तरीके से नंबर बदले जा सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल को अगर मैं लूँ, 1 2 3 था, ठीक है, और 4 5 6 था। आपको 1 2 3 की जगह लिख कर दे दिया गया 3 2 1। अगर ऐसा दिया गया तो ऐसा इसमें क्या हुआ, इसमें आप देखेंगे कि जो बीच की वैल्यू थी वो तो कॉमन रही, लेकिन ये जो राइट वाला था वो लेफ्ट बन गया, मतलब जो थर्ड पोजीशन थी वो फर्स्ट बन गई, और इसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी 1 वो इसकी थर्ड बन गई। तो वही चीज़ हम इस एग्जांपल में भी कर देंगे। अगर इस यहाँ पे हमें 4 5 6 का देखना हुआ तो हम 5 को बीच में फिक्स रखेंगे, जो फर्स्ट पोजीशन थी वो थर्ड पे चली गई, 4 को हम थर्ड पे भेज दिए, और सिर्फ जो थर्ड पे थी उसको हमने फर्स्ट पे ले आया। तो ये इस तरीके से ऑर्डर का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, जैसे यहाँ पर अगर देखें 1 2 3 का 3 1 2 अगर दे दिया तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो पहली पोजीशन थी वो दूसरे पर चली गई, दूसरी पोजीशन जो थी वो तीसरे पे चली गई, और तीसरी पहले पे आ गई। तो अगर 4 5 6 इसी तरीके से दिया रहता तो इसका क्या पोजीशन चेंज करने के बाद वैल्यू आती, तो आ जाती 6 4 5। कैसे आती, जो पहली पोजीशन वो दूसरी पर चली गई, जैसे यहाँ पे गया था।
ये जो 5 पहली पोजीशन थी इसकी दूसरी पे चली गई और ये जो तीसरी थी वो पहले पे आ गई। तो यहाँ तक बातें हमारी क्लियर हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड एट इट्स मोमेंट। लेफ्ट मूवमेंट क्या है, राइट मूवमेंट क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं और यह भी बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो मैं जिस तरीके से बताऊँ आप उस तरीके से अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले ABCD हमने जेड तक लिख लिया, तो ये इसको क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ये जो ए है ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड है बिल्कुल, और ये जो जेड है ना बिल्कुल राइट हैंड है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट हैंड क्या है और राइट हैंड क्या है। अब अगर लेफ्ट मूवमेंट की बात आएगी तो इसका मतलब हम लोग ए से जेड की तरफ जा रहे होंगे। लेफ्ट मूवमेंट मतलब लेफ्ट मूव कर रहा है, ऐसे समझिए। तो लेफ्ट मूवमेंट में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मूवमेंट मतलब ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना कि लेफ्ट मूवमेंट में जेड से ए की तरफ। नो, लेफ्ट मूवमेंट मीन्स ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट मूवमेंट मतलब हम ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, और राइट मूवमेंट का मतलब होगा हम जेड से ए की तरफ आ रहे होंगे, ठीक है, जेड से ए की तरफ। इस बात को पकड़ कर रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अब हम आएंगे अगली वीडियो में टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कितने तरीके के क्वेश्चन इन सारी चीज़ों के ऊपर बनता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी अभी आपको रिवाइज किया कि इस चैप्टर के क्या फ़ायदे हैं। देखिए ये सारे एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे HSC हो, SSC का CHSL हो, CGL हो, IBPS हो, रेलवे की एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, CSC के एग्ज़ाम्स हो, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया, वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में बताया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया, प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय के बारे में बताया, और फिर हमने आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होती है और पोजीशन वैल्यू क्या है और किस तरीके से हमने रखा था। पोजीशन वैल्यू की वैल्यू हमेशा 27 होती है। किस तरीके से रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर को किस तरीके से रिप्लेस करते हैं, वो टर्म मतलब जो कंडीशन बताया रहे उस आधार पे जज करके। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का क्या मतलब है, तो लेफ्ट मूवमेंट किधर से किधर होता है, राइट मूवमेंट किधर से किधर होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कुल कितने तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कुछ भी चीज़ें ना समझ में आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।